स्टेटर का पूछेगा ही नहीं, जनरली नेगलेक्ट होता है। दिया है क्या उसमें? दी तो नहीं रखा, देखो जनरली नेगलेक्ट होता है, वो बोले तो है क्लास में। चलो, तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन मिला है ना, अभी जो हम लोग ये क्लियर हम लोग को जो पढ़ रहे हैं यहाँ तो क्लियर। अच्छा, ये क्या क्या तो पढ़ रहा था तुम लोग, क्या लैगिंग लीडिंग, क्या क्या दिक्कत है लैगिंग लीडिंग में? जल्दी बोलो, दिक्कत है तो बताओ। कि 0 डिग्री वाला वो डेल्टा क्या है, बोलो जल्दी। दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि जब डॉट होगा तो वो विद लाइन लॉ है या वो ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बार-बार हो जा रहा है ऊपर नीचे। बहुत याद नहीं रहा भाई, उसका कोई तरीका ही नहीं है। अगर वो समझ नहीं आएगा तो हर जगह रुलाएगा। वो ट्रांसफार्मर में रुलाएगा, इंडक्शन मशीन में रुलाएगा, सिंक्रोनस मशीन में रुलाएगा, हर जगह रुलाएगा। और उसमें है क्या? कुछ है नहीं। अगर तुम पोलैरिटी मेंशन करोगे, पोलैरिटी मेंशन हो गया मतलब तुम लेंज लॉ लगा दिए, तो लेंज लॉ नहीं लगाओगे, जब नहीं लगाओगे तो ईएमएफ लीड करता है। यही है, एक लाइन बस इतना तो याद रखो और सब तो निकाल लेना। जब लेंज लॉ नहीं लगाएंगे तो ईएमएफ लीड करेगा, बस। यानी कि लेंज लॉ नहीं लगाएंगे इसका मतलब ये होता है कि लेंज लॉ लगाया जा चुका है ऑलरेडी, बस यही तो मतलब है उसका, दूसरा कुछ है नहीं। सर्किट में अगर पोलैरिटी दी जाती है तो मतलब लेंज लॉ लगा होता है, समय लगा होता है, और उसमें जब और उसमें लीड करता है, ईएमएफ लीड करता है, फ्लक्स नहीं करता है, ईएमएफ लीड करता है। हाँ, जब लेंज लॉ लगा होगा सर्किट में, यानी कि डॉट दिया हो या पोलैरिटी दी हुई हो, तो ईएमएफ लीड करता है, बस इतनी सी लाइन है, उसमें दूसरा कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो। अरे जबकि हम क्लियरिटी करते जाते हैं कि कब लगाए हैं, कहाँ नहीं लगाए, कहाँ लगाए, तो कर ही देंगे, उसमें तो कोई नहीं, तुम्हारा ध्यान भाग में रहे ना रहे वाला। चलो सब, क्योंकि बच्चे हो तुम अभी। क्यों? यही न लिखवा दो एक रूम में, यही फिर आओ, क्या ही करना है ना। टेम्परेचर बढ़ा, हाँ 22 कर देता यार, तो क्या ही बोले, 25 करते रहता है, 22 किया रहता है। देखो हटाओ, देखते हैं, छोड़ो हटाओ। अरे देखो यहाँ पे हटाओ, अरे मत करो, हम अपना कर लेंगे, हमको जब जरूरत होता है ना हम कर लेते हैं, ठीक है? टेंशन ना लिया करो, फिर गर्मी होता है हम कर देते हैं, उसमें टेंशन ना लो, हम अपना काम कर लेंगे। चलो देखो यहाँ पे, हो गया भाई, हो गया, वो करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया। उससे थोड़ा होता है, उसको फ्लो कम कर दिया मैंने। बात बिला के हुआ, 25 फ्लो में रखो, 22 बिना फ्लो का रखो, मतलब एक ही होता है। देखो यहाँ पे, छोड़ो यार, तुमको कहाँ दिमाग में। देखो यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ का इक्वेशन मिला हुआ है, सुनो हमारे पास ईएमएफ का इक्वेशन मिला हुआ है, ई एट एंगल डेल्टा, क्योंकि खाली ई भी लिखा होता है, इक्वल टू आई ए आर ए प्लस जे एक्सएस प्लस वी टी एट एंगल 0। ठीक है, ये इक्वेशन है बेटा हमारे पास। हाँ, अब सुनिए, तगड़े, यही तो इक्वेशन है, इसमें खेलना इसी पे। देखो पूरा पढ़ाया नहीं तब तक क्वेश्चन पूछा, मिलेगा तुमको, क्या है ऐसे करता है। सुनो, हालांकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए, लेकिन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके लिए नहीं चाहिए, इसका आगे वर्जन पढ़ेंगे, है ना, मॉडिफाइड वर्जन, समझते हो? ओके, देखो इक्वेशन ये पढ़ा हुआ है, हम लोग को बनाना है फेजर डायग्राम, हम लोग को बनाना है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर। अच्छा, कौन अल्टरनेटर चल रहा है ये? अरे कौन अल्टरनेटर चल रहा है? सिलिंड्रिकल अल्टरनेटर चल रहा है, सेलिएंट दिमाग में नहीं लगा। चलो सुनो, पहले बताओ, ये इक्वेशन है, इसमें रेफरेंस किसको माने तो अच्छा होगा? अरे रेफरेंस किसको माने इसमें? बीटी को, एट एंगल 0 है, बोलना। तो हम रेफरेंस मान लिए बीटी को। अच्छा, पहला केस ले रहा है ना, केस 1, लैगिंग पावर फैक्टर, जो लोड है डेट इज लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, जब लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, देन आपके पास ये जो है, ये एक्सिस वोल्टेज का एक्सिस है, चलो देखते जाओगे आराम से, ये एक्सिस वोल्टेज का एक्सिस है, किस एंगल पे है? एट एंगल 0 पे, लिखाने की जरूरत नहीं होती, ये पता है कि ऑलरेडी किस एंगल पे, ये 0 डिग्री पे। करंट जो है लैगिंग करेगा, टर्मिनल की करंट आइए, टर्मिनल करंट आइए,
किसको लैग करेगा? VT को, टर्मिनल वोल्टेज को। अरे लोड कहां लगाओगे? टर्मिनल पे, वही ना लैगिंग होगा। और जिस एंगल से लैग करेगा उसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर एंगल फाई। ये हो गया पावर फैक्टर एंगल फाई लैगिंग नेचर का। नेक्स्ट, अब देखोगे यहाँ पे हमको VT पता चल गया, आइए पता चल गया, क्या करोगे? आइए RA, अरे पूरा ट्रांसफार्मर में ही काम किया। आइए RA, आइए के पैरेलल आइए RA, परपेंडिकुलर टू दिस आइए जे आइए एक्सेस, परपेंडिकुलर टू दिस इज जे आइए एक्सेस। ठीक है, ओके। ये पूरा काम किए हो तुम कहां? ट्रांसफार्मर में। ये क्या मिलेगा तुमको? EF। भाई ये एंगल क्या है? जिसको तुम कहते हो लोड एंगल कहो, पावर फैक्टर एंगल को कोई मतलब नहीं होता। लोड एंगल कहो या पावर एंगल कहो, मतलब नहीं है। पढ़ा चुके हैं उसके लिए मतलब ये इतना समझ में आ रहा। अच्छा, इसके और इसके बीच में क्या बोल एंगल हम लिखे थे? तुम पढ़ के आए हो जो EPH और IA के बीच में एक एंगल लिख रहे थे, साई। सही, जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा रहे थे, आर्मेचर रिएक्शन जब पढ़ा रहे थे लिख रहे थे ना, इसके और इसके बीच में वहां वोल्टेज था, इंड्यूस ईएमएफ था, ये वोल्टेज तो था नहीं। इंड्यूस ईएमएफ और इसके बीच में एक एंगल लिखे थे, साई लिखे थे। किसी ने पूछा ही नहीं क्यों, क्या है वो सर साई? एक्चुअली दैट इज नोन एज इंटरनल पावर फैक्टर। अब आएगा, आ तो जाएगा, लेकिन वहां कोई नहीं पूछा तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि आएगा बाद में। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल पावर फैक्टर। क्या हुआ बेटा? ये इंड्यूस ईएमएफ है, यानी कि मशीन की अंदर की बात है। ये आर्मेचर करंट मशीन के अंदर की बात है, क्योंकि यही करंट बाहर भी निकलता है, अंदर भी करंट तो सेम होगा, सीरीज है। तो ये करंट और इसके बीच के एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, साई। डेल्टा क्या है? पावर एंगल, लोड एंगल। साई क्या है? फाई क्या है? पावर फैक्टर एंगल। पावर, ये लोड पावर फैक्टर एंगल, ये सेकेंडरी टाइम, ये टर्मिनल पे होगा। ये और ये करोगे तो होगा साई। अच्छा, यहां पे अगर हम साई देखें, साई दैट इज नोन एज इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, दैट इज नोन एज इंटरनल पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू डेल्टा प्लस फाई। बोलो हाँ या नहीं? ये इसका नाम क्या है? इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। फाई क्या है? फाई पावर फैक्टर एंगल, ये तो पता है तुम लोग। डेल्टा क्या है? चलो कॉपी करो। अभी खत्म नहीं होता बाबू, ये भी तो शुरू हुआ, पहले पहले मिला एक। आज तो इतना ना फेजर खिंचाएगा कि तुम लोग पागल हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब यही है, इजी है, देख रहे हो ये? हाँ ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ी बहुत इससे खेलना आना चाहिए। हो गया? टन 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 टन। हो गया भाई? नेक्स्ट, दूसरा, लीडिंग पावर फैक्टर लोड। लीडिंग पावर फैक्टर लोड, बताओ क्या करना होगा हम लोग? लीड करवा दें? अच्छा देखो, पहले बताओ क्या डेल्टा दिख रहा है तुमको पॉजिटिव? ये सुनो, डेल्टा देखो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, यानी कि डेल्टा तुम्हारा पॉजिटिव दिखना ही चाहिए। अच्छा, अब हम करते क्या है यहाँ से, ये लीडिंग पावर फैक्टर लोड है, ये तुम लोग पढ़े हुए हो ये सारा चीज है ना। तो अगर लीडिंग पावर फैक्टर लोड लेते हैं, देन देखना यहाँ से, ये हमारे पास वोल्टेज एक्सिस होगा, ठीक है। ये हो गया आपका करंट IA, ठीक है बाबू। इस पे एक ऐड किए, दैट इज नोन एज IARA। ये हो गया IA इंटू RA, IA इंटू, ठीक है यहां तक? ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ।
दिस वन, ये क्या हो गया, जे आई ए इंटू एक्सेस, जे आई ए इंटू एक्सेस, इसको मिला दिए, ये क्या है आपका ईएफ, बोलो ना। अच्छा एंगल बताना शुरू करो, ये क्या है, ये पूरा एंगल क्या है, पूरा एंगल साई है रे, ये वोल्टेज और वोल्टेज के बीच का एंगल साई है, ईएफ एंड वीटी के बीच का एंगल क्या है, डेल्टा। अरे देखो अपने पीछे को, डेल्टा वीटी और ईएफ के बीच का एंगल डेल्टा। सुनो अभी खत्म नहीं हुआ। ये कितना एंगल है, ये वाला एंगल साई, इसको साई बोलते हो, ये वाला एंगल क्या है फाई, बोलना है या नहीं, ये जो एंगल होता है सर इसको बोलते हैं हम साई, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं फाई, है ना। तो बताइए यहां साई कितनी है, डेल्टा माइनस फाई। किसके लिए पढ़ रहे हो ये, लीडिंग, लीडिंग ध्यान रखना बेटा, जैसे तुम ट्रांसफॉर्म पढ़े थे ना, हम लोग पढ़े हैं और लास्ट में एक ही ड्राइवेशन में सारा काम किए, वही काम यहाँ भी होगा। अच्छा अब देखो तो अगर हम यूनिटी लोड लेते, यूनिटी पावर फैक्टर लोड, अगर हम यूनिटी पावर फैक्टर लोड लेते दैट क्या होता, देखिए तो यहाँ पे, अरे देखो बाद में लिखते रहना, ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज वीटी, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड मतलब यहीं पे होगा आइए, नहीं होगा ये, आगे बढ़ा लें इसको, ये हो गया आपका आई ए आर ए, परपेंडिकुलर टू दिस इज आई ए एक्सेस, और ये आपको मिल गया यहां से ईएफ, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया डेल्टा, अरे ये एंगल क्या हो गया डेल्टा, और यही एंगल हो गया साई का ना, तो करंट और ईएफ के बीच का एंगल साई, यानी कि यहां साई जो है वो डेल्टा या प्लस कोस और माइनस कोस 0 डिग्री, बोलो यानी यही चीज है ना, ये प्लस कोस चाहे माइनस कोस 0 डिग्री, यानी कि ध्यान दो, अगर अगर तुम्हारे पास लैगिंग लोड है, ध्यान देना बेटा, अगर लैगिंग लोड है ये प्लस फाई है, देखो लैगिंग लोड है तो डेल्टा प्लस फाई है, लीडिंग लोड है तो डेल्टा माइनस फाई है, और फाई जीरो कर दो, लैगिंग में चाहे लीडिंग में फाई जीरो कर दो तो क्या हो गया यूनिटी, अरे हाँ या नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं इंटरनल पावर फैक्टर इक्वल टू डेल्टा प्लस माइनस फाइव, डेल्टा प्लस माइनस फाइव, प्लस फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, ठीक है, माइनस फॉर लीडिंग पावर फैक्टर लोड, एंड फाई इक्वल टू 0 और किसके लिए यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, चलो कॉपी करो, इसलिए हम कहते हैं बड़ी आसान है हमारे लिए, अब इंटरेस्टिंग, जिसको फेजर से खेलना आता है उसके लिए कुछ नहीं, सब बस फेजर 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 का कमाल होगा। हो गया, इतना ना खिलाता है यार, हो गया, चलो क्या सीखे पहले बताओ, क्या सीखे ये बताओ, वो सीखे बस, है ना, ये जो प्लस है ये लैगिंग के लिए लेंगे, माइनस लीडिंग के लिए लेंगे, अगर हम एक ड्राइवेशन करते हैं, सुनने अगर हम लैगिंग के लिए ड्राइवेशन करते हैं, ठीक है, तो लीडिंग के लिए क्या करोगे फाई के बदले
-5 पुट करोगे काम खत्म, और 5 का वैल्यू 0 पुट करोगे क्या हो गया, यूनिटी, इसलिए ड्राइवेशन एक ही होगा। अरे बोलना, ड्राइवेशन एक ही होगा और उसी से सारा निकल जाएगा। ठीक है, बोलेगा? चल सुन, रिमूव करें इसको। ठीक है, तो सर ये डिफरेंट डिफरेंट लोड के लिए ना हम लोग फेजर डायग्राम लिख लिए। अच्छा बेटा, ये तुमको पता है कि फेजर डायग्राम में रेफरेंस किसी को ले सकते हैं, है ना? हम वोल्टेज, करंट, फ्लक्स किसी को ले सकते हो? बोल भी नहीं कर रहा, तो बोलो, वोल्टेज, करंट, फ्लक्स किसी को ले सकते हो रेफरेंस? सुनो, ओके, देखें। अच्छा सुनिए, हम ना किसी को भी रेफरेंस ले सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन बोलिए, बता, वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है? चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज, जब लोड आप चेंज करते हो तो टर्मिनल वोल्टेज चेंज होता है, उसी को चेंज इन, जो वोल्टेज होता है उसी को वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। ये ट्रांसफार्मर हम लोग लिखे हुए हैं, है ना? और हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ये V एट नो लोड माइनस V एट फुल लोड, लेकिन ट्रांसफार्मर में डिवाइड बाई नो लोड होता है, और अल्टरनेटर का रेटेड वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज होता है, VT होता है। ठीक है बेटा, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फुल लोड इंटू 100%। समझ में आया? ये ऑलरेडी हमको पता है फॉर्मूला। और वोल्टेज रेगुलेशन क्या है ये पता है? ये कंफ्यूजन था तो देख रहे हैं, सुनो, हम बोलो, और रुको सुनो, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है पता है? ये चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज होता है, जब लोड को आप रिड्यूस करते हो अप टू 0 तक, है ना, उसमें जो फ्लक्चुएशन होती है उसी को वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है, एज ए फ्रैक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज। यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेटेड। अब ट्रांसफार्मर में जो रेटेड होता है वो नो लोड वोल्टेज होता है, अल्टरनेटर में जो रेटेड होता है वो टर्मिनल वोल्टेज होता है, एक्चुअल VT होता है वो। समझ रहे हो? इसलिए ये फुल लोड के टर्म में होता है इसमें, और उसमें नो लोड के टर्म में होता है। उसका रेटेड वोल्टेज इंडिविजुअल ईएमएफ होता है ट्रांसफार्मर में, इसका रेटेड वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज होता है। क्लियर हो गया? तक नेम प्लेट जो रेटिंग होती है वो टर्मिनल वोल्टेज VT होती है, इसलिए एट एंगल 0 ले रहे हैं उसको। ठीक है, इसलिए हम एंगल 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया ये चीज। ओके, अगर हम यहाँ से देखें बेटा V एट नो लोड, तो क्या वो EF होगा, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ EF होगा? अरे नो लोड पे टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज होगी, EF। यस ना, जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा वही ना बाहर आ जाएगा, EF। बोल ही नहीं रहा, यस ना? तो नो लोड पे आपकी वोल्टेज कितनी हो गई, EF, है ना? मैग्नीट्यूड लेना होता है, माइनस फुल लोड पे वोल्टेज होगी VT, है ना, तो डिवाइड बाई VT इंटू 100%। ठीक, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है इन द केस ऑफ अल्टरनेटिव। अब समझते हो गया बाबू? तो बोलो ना, लिखो लिखो, अरे लिखो इसको। हो गया? हो गया बाबू? ठीक है, अब देखो यहाँ हमको हो गया। अब सुनो, हमको नेम प्लेट रेटिंग से, हमको नेम प्लेट रेटिंग से ये तो पता चल जाएगा सर, हमको नेम प्लेट रेटिंग से ये तो पता चल जाएगा, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हमको चाहिए ये वाला चीज। नेम प्लेट रेटिंग से सर ये तो पता चल जाएगा ना हमको, और वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हमको चाहिए EF। हमको वोल्टेज के लिए चाहिए EF चाहिए, इंड्यूस्ड EMF है, ये EF चाहिए। अब ये निकालने के लिए EF अच्छा, जैसे ये पता चल जाएगा हमको, हम वोल्टेज निकाल देंगे तुरंत। मेरा पर्पस क्या है, EF निकालना। EF निकालने के लिए अलग अलग मेथड यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं मेथड टू फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन।
समझते हो क्या बोल रहे हैं हम? एक्चुअल मेरा पर्पस होता है वोल्टेज रेगुलेशन निकालना, ध्यान देना, पर्पस क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन निकालना। लेकिन अगर हम ईएफ निकाल लें तो क्या निकल जाएगा? वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा। यस और नो? यानी कि जो नो लोड की वोल्टेज अगर निकाल ले तो क्या निकल जाएगा? वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा। इसी के लिए हमको किसकी नीड होती है? अलग अलग मेथड्स की नीड होती है। अब मेरा पर्पस होगा ईएफ फाइंड करना, और जैसे ईएफ निकलेगा तुमको पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा। हालांकि निकालना ईएफ है, लेकिन बोलते हैं मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि ईएफ निकल जाएगा तो एक्चुअल निकालना हमको क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन। समझ में आ रहा? हेडिंग देंगे मेथड्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। वही तो दम है इसका। समझ में नहीं आता बाबू, जल्दी ध्यान दियो उस पर। ठीक है, मिटा इसको। देखो, मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। सारा सिलिंड्रिकल, जब तक हम दूसरा नहीं आता तब तक किसका है? खाली सिलिंड्रिकल। अब सिलिंड्रिकल अल्टरनेटर, बेटा मोटर में वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होंगे, होगा वो जनरेटर में। तो हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? अलग अलग पढ़ते हैं। सिलियंट अलग, सिलिंड्रिकल अलग, क्योंकि दोनों का अलग अलग कंसेप्ट है। क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है उसमें वेरिएबल है रिलेक्टेंस, इसका वेरिएबल नहीं। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? खाली सिलिंड्रिकल पढ़ रहे हैं, सिलिंड्रिकल अल्टरनेटर। कौन बताएगा कितने मेथड्स हैं? मेथड्स ऑफ कौन कौन? मेथड्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। द फर्स्ट मेथड इज नेम। बताओ क्यों कहते हैं पेसिमिस्टिक? पेसिमिस्टिक इसलिए बोलते हैं सर, हिंदी में क्या बोलते हैं? निराशावादी जो होता है, हाँ, जो निराशावादी होता है, वो जो हमारी जो वैल्यू होती है, मेजर वैल्यू से ऊपर वैल्यू है, उसको पेसिमिस्टिक बोलते हैं। और जो हमारे क्यों देता है? मुझे तो पूछ रहे क्यों देता है? वो तो देता है तो बोलते हैं, ये तो बोल दिया तुम भाई, क्यों देता है वो? ज्यादा ज्यादा बोल देता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक। वो निराश कर दिया, निराशावादी है। भाई तो तुम खाली वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया, क्यों देता है? चल देखो, ठीक है, जो पढ़ा है वो पता है, वो तो रटा हुआ है ना तुम्हारा वो चीज। वो तो वन लाइनर रटा हुआ है कि इसको पेसिमिस्टिक मेथड कहते हैं क्योंकि ये एबव देता है। ये तो हर बुक में लिखा हुआ है। चलो, पहला मेथड इट इज नोन एज ईएमएफ मेथड, ईएमएफ, और इसी का नाम है ईएमएफ मेथड, और सो इसी का नाम है सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड, ठीक है। पहला मेथड इट इज नोन एज ईएमएफ मेथड और सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड, इंपीडेंस मेथड, ठीक है। चलो समझो इसको कैसे निकालेंगे, ईएमएफ मेथड और सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। अब यहाँ पे सुनो, लॉजिक समझना, देख रहे हैं? चलो, अब मान लो, अरे सुनो, हम यहाँ पे लैगिंग फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर वाला फेजर डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन मेरा अभी मोटिव ये है कि हम रेफरेंस करंट को रख रहे हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं, पर बाद में लिखते रहो। क्या बोल रहे हैं हम कि अभी जो है हम रेफरेंस करंट बना सकते हैं ना फेजर डायग्राम। चलो आराम से समझना, उसी को थोड़ा सा इस तरह घुमा दे। तुम्हारे पास ग्राफ पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास लैगिंग वाला बना रहा है, लैगिंग वाला से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो हम लैगिंग वाला ले रहे हैं, लीडिंग के लिए तुमको पता है प्लस माइनस कर लेंगे। हाँ, हम लैगिंग वाला ले रहे हैं, ठीक है बेटा, लैगिंग लोड ले रहे हैं, ठीक है। हम करें क्या, करंट को रेफरेंस ले रहे हैं। थोड़ा देखना क्या ये इस तरह होगा क्या। अगर हम करंट को रेफरेंस लेते हैं, ये हो गया करंट आई, ये हो जाएगा सर VT, ठीक है बेटा, ये हो गया IARA। देखते जाना आराम से, जब आईए को रेफरेंस लिए तब अब इससे ये लीड कर गया फाई एंगल से, ठीक है ना। अब वोल्टेज लीड कर गया फाई एंगल से, ठीक है। अब ये आईए इधर लिए हो तो IARA इधर हो जाएगा। ये हेडिंग लिख लियो तुम लोग, इस पे ऐड कर दिए, ये हो गया J IAXS होगा, और इसको मिला दो, ये हो गया हमारा। ये बोलो हाँ या नहीं, हमको निकालना क्या है इसमें, ये निकालना है, ठीक है। तो आई होप कि ये फेजर डायग्राम ऐसा बन जाएगा। किसको रेफरेंस लेके, करंट को रेफरेंस लेके, बताएंगे ना, पता चल जाएगा क्यों लेते हो। ये समझ में आ गया था। अब क्या करो, अब क्लियर है बेटा यहाँ पे।
इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अब देखो, इसलिए लिए थे, इसको एक्सटेंड किए, ठीक है। अगर इसको भी नीचे की तरफ लिया, ठीक, और इसको भी नीचे की तरफ लिया, ठीक है। यहां तक ये दिखने में कैसे दिख रहा है, ट्रेंगल, इसलिए किए थे। समझ में आया? उधर से ये ट्रेंगल दिखता है, ये टेढ़ा टेढ़ा, और ये परपेंडिकुलर दिख रही है। अभी समझ में आएगा, टेंशन नहीं। ये अगर हम यहां से ड्रॉ किए और मान के चलो ये 0 है, ये आया लेटेड बी ए, ठीक है, ये हुआ बी, ठीक है बाबू, ये हो गया सी, और यहां हो गया डी। और भी कहीं है, जरूरत नहीं है जिसकी है, बट जरूरत नहीं। पर फिर ड्राइव हो रहा है तो ड्राइवेशन में क्यों पूछेगा क्यों कर रहे हो, उनको फॉर्मूला निकालना है तो हम कर रहे हैं। ओके भाई, तो ये बताओ, अगर ये, अच्छा ये एंगल कितना है, डेल्टा है। अरे ये एंगल कितना है, डेल्टा है, बोल भी नहीं करता है। ये पूरा एंगल कितना है, साई है। तो हमको ना बेटा ना ही डेल्टा से मतलब, ना ही फाई से मतलब, हालांकि लिखा हुआ है बट एक्चुअल मतलब हमको साई से लिखा हुआ तो है यहाँ पे, बट एक्चुअल किससे मतलब है, साई से, जो ये एंगल है, ठीक है। इस एंगल से मतलब हमको, एंगल साई से मतलब है, हमको ना ही डेल्टा से मतलब है और ना ही फाई से मतलब है। क्योंकि ड्राइवेशन करेंगे साई के टर्म में तो लैगिंग का भी होगा, लीडिंग का भी होगा, सबका होगा, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया डेल्टा, ठीक है। अरे काला मुंह बना के बैठा है, हाँ, मतलब ऐसे दिख रहा है ना कि कुछ चल रहा है जो इसके समझ से परे है, ठीक है। अब चल देख, अगर ये VT है, ध्यान देना, ये अगर VT है, और ये एंगल अगर आपका फाई है, अगर ये एंगल फाई है, ये एंगल VT है, ये पूरा लेंथ VT है, तो पहले ये बताओ ये नीचे वाला क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, देखोगे ना, एंगल ये देखोगे अभी, cos फाई। OA क्या होगा, OA VT cos फाई, OA इज इक्वल टू, OA इक्वल टू VT cos फाई, ठीक, बहुत बढ़िया। ये लेंथ कितना होगा, अगर ये लेंथ जितना होगा उतना ये भी होगा, बोलना है या नहीं, भी रुकते जाओ। ये लेंथ कितना होगा, इतना ये लेंथ होगा, इतना ही होगा, काम हो गया मेरा खत्म। हाँ, वो ए भी बता दो कितना है, आइए आ रहे है ना भाई। BC बता दो कितना है, VT साइन फाई है, साइन फाई ही है भाई, साइन फाई है, क्लियर है तो बोलना। देखो ये वाला एंथ ले लो, ये वाला होगा ना, ठीक है। ये लेंथ कितना है, CD बराबर, अरे लेंथ पूछ रहा है, आइए एक्सेस है, लेंथ आइए एक्सेस है, आइयो कितना समझ में आ गया, बोलना। क्या ट्रेंगल OBD एक राइट एंगल ट्रेंगल है, यस और नो, क्या एंगल ट्रेंगल OBD एक राइट एंगल ट्रेंगल है ना। अगर एक राइट एंगल ट्रेंगल है, OBD एक राइट एंगल ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल OB एंड D, OBD में ऑलरेडी पता है आपको EF का, EF इज इक्वल टू अंडर रूट, या फिर EF स्क्वायर पर लिख लेते हैं बाद में, EF स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस B, ठीक है। OB के बदले OA प्लस AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस BD के बदले BC प्लस CD का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं। OA बराबर VT cos फाई है, AB बराबर IA RA है, का स्क्वायर ले लें, BC बराबर VT साइन फाई है, प्लस CD बराबर IA से स्क्वायर ले लें। अच्छा लास्ट लिख लेते हैं अभी, इंड्यूस EMF EF इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, VT cos फाई प्लस IA RA का होल स्क्वायर, रियल पार्ट है ये, R वाला रियल पार्ट है, रियल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब इमेजिनरी, देखना है एक्चुअल क्या, ये पूरा रियल हो गया और ये पूरा इमेजिनरी हो गया, परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना, एक्चुअल वही चीज है। तो ये हो गया रियल का स्क्वायर प्लस VT साइन फाई प्लस IA एक्सेस का
अब एक्चुअल में इस वाला ट्रायंगल में ना ये पूरा रियल हो जाता है और ये पूरा इमेजिनरी हो जाता है, समझ रहे हो? तो ये हमारे पास इक्वेशन मिला किसका, हमको किसका इक्वेशन मिला, ईएफ का। अब सर इक्वेशन तो हमको मिल गया, ये इंड्यूस ईएमएफ का मिल गया ना। अगर ये जैसे ईएमएफ का इक्वेशन मिला, हम निकाल लेंगे क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। अरे बोलो है नहीं, हम वोल्टेज, मेरा पर्पस क्या है, लेकिन इसमें ये तो हमको पता है सर, सुनना यहां से, ये तो पता है कहां से, नेम प्लेट रेटिंग से। ये तो लोड का पावर फैक्टर है, ये भी पता है, लोड का पावर फैक्टर तो पता होगा, लैगिंग है कि लीडिंग है, क्या है फाल्ट। ये आर कहां का है, आर्मेचर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, आर्मेचर की वाइंडिंग। आइए कहां से पता चलेगा, वो तो लोड करंट है। तो टर्मिनल पे तुमको ये पता चल जाएगा, आर्मेचर की करंट की वैल्यू पता चल जाएगी और पावर फैक्टर पता चल जाएगा। क्या क्या बच गया, आरए बच गया, एक्सेस बच गया, यानी कि इंपीडेंस बच गया। अरे आरए एक्सेस है क्या, सिंक्रोनस इंपीडेंस बच गया। यानी कि एक्चुअली इस मेथड में हम सिंक्रोनस इंपीडेंस निकालने वाले हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। सुनो, निकालना क्या है, ईएमएफ, तो निकालना इस फॉर्मूला से ईएमएफ, इसका नाम क्या है, ईएमएफ मेथड, ठीक है। और इस ईएमएफ को निकालने के लिए हमको एक्चुअल निकालना क्या पड़ेगा, इंपीडेंस निकालने तो आर एक्सेस निकलेगा ना, तो हमको निकालना क्या पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं, इंपीडेंस। इसलिए इसी का नाम क्या है, सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। इतना तो समझ में आ गया। एक ही का दो नाम क्यों है, ईएमएफ मेथड क्यों है, क्योंकि निकालना हमको ईएमएफ, तो ईएमएफ तो निकाल रहे हैं यहां से, लेकिन इस ईएमएफ को निकालने के लिए क्या निकालना है, इंपीडेंस, इसलिए नाम क्या है। चलो कॉपी करो पहले। अब नेक्स्ट काम बताओ मेरा क्या है, इंपीडेंस निकालना काम, ठीक है। चलो कॉपी मारो जल्दी। अच्छा अच्छा खत्म, एक मिनट और, थोड़ा सा। ये तो बेटा लैगिंग के लिए था, अरे ये तो लैगिंग के लिए था ना। लीडिंग के लिए क्या करोगे, फाई का वैल्यू -5 करो, बोलेगा हाँ या नहीं, फाई का वैल्यू -5 करो। बेटा cos फाई -5 में कोई अंतर ही नहीं होगा, बोलेगा नहीं तो फिर फोड़ना शुरू करेंगे। cos के अंदर कोई अंतर नहीं होता है ना, -5 लो या फाई लो, cos माइनस इक्वल टू साइन, सेम ही होता है ना cos थीटा, यस। तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, आएगा। साइन फाई बराबर क्या होता है, माइनस में माइनस साइन फाई, ध्यान देना यहां से। अगर सर यहाँ माइनस पुट करेंगे यहाँ, तो ये पूरा वैल्यू माइनस हो जाएगा, लेकिन हम माइनस कॉमन कर देते हैं, कॉमन कर दिए, माइनस तक कॉमन कर दोगे तो स्क्वायर कर लो तो प्लस हो जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है, देखो इस पे माइनस होगा, हम माइनस बाहर भी कर देंगे तो उसका स्क्वायर प्लस ही होगा ना, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ से कॉमन करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में माइनस कौन हुआ, ये एक्चुअल में माइनस ये था, हम माइनस कॉमन कर दिए, मैथमेटिकली खेलना है तो ये हो गया माइनस, समझ रहे हो, ये हो गया माइनस। बताओगे यहाँ प्लस किसके लिए, लैगिंग के लिए, प्लस हो गया लैगिंग के लिए, ठीक है। माइनस किस, उसमें उल्टा था, उसमें उल्टा होता है, याद रखना इस चीज को। वहां पे जब साई का इक्वेशन लिखते हो तो प्लस फॉर लैगिंग माइनस फॉर लीडिंग, ठीक है। और यहाँ प्लस फॉर लैगिंग, वहां पे वहां पे डेल्टा प्लस फाइव लिए थे ना, हाँ तुम लोग को दूसरा आंसर लिख दिया, चलो एक्चुअली ये फॉर्मूला हम लिखते हैं जनरली, समझ रहे हो, ये भी फॉर्मूला होता है, खर्च वो तुमको उतना लेवल नहीं जाना, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये ट्रांसफार्मर वाला मिक्स किए थे, समझ में ना आया, ट्रांसफार्मर में ऐसे होता है, वहां पे प्लस होता है माइनस, याद आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि प्लस फॉर लैगिंग, प्लस फॉर लैगिंग, माइनस फॉर, तो माइनस फॉर लीडिंग, वो ट्रांसफार्मर वाला मिक्स कर रहे थे, उसमें होता है, याद करो। अरे वहां भी साइन निकाला जाता है, लेकिन उसमें उल्टा हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, याद आ रहा है। तो ये हो गया आपका लीडिंग, ठीक है। अच्छा अगर जेडपीएफ लेंगे तो क्या होगा, मतलब जेडपीएफ कर रहे हैं, यूपीएफ लेंगे तो क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर लोगे ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना भाई, फाई का वैल्यू जीरो पुट करोगे ना, ये पूरा वैल्यू जीरो, ये हो जाएगा खाली वीटी, तो जैसे होगा वैसे करेंगे हम, फाई का वैल्यू क्या कर लेंगे, जीरो, क्या मिल जाएगा, यूनिटी का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वीटी प्लस आई आर ए का स्क्वायर, और प्लस ये जीरो प्लस यानी कि आई एक्सेस का होल स्क्वायर, डेट्स, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसमें क्या फेजर है, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बोलते सबर करो, कर लिया, तो ये इक्वेशन मिला, ठीक है।
चलो नहीं आ रही है ये क्या ये इसलिए कि ट्रायंगल बनेगा हम कैलकुलेशन अभी रुको क्या तो ये दिया था हाँ जीरो हाँ कैलकुलेशन करने की क्या आइए ये दिया था ना रेफरेंस यहां पे अभी तक हम लिखते जा रहे थे अरे तो इसी को थोड़ा अच्छा दिखे, इसी को चलते लिए था। अगर ऐसे होता ना तभी बना लेते, लेकिन इस तरह दिखाना पड़ता, समझ रहे हो, दूसरा कुछ नहीं। और जल्दी कॉपी मारो। अच्छा ये समझ में आया इसका नाम ईएमएफ मेथड क्यों है। ईएमएफ निकाला जाता है और किसके हेल्प से निकाला जाता है, सिंक्रोनस इंपीडेंस के, हेंस नेम है सिंक्रोनस इंपीडेंस। हम जब एग्जाम लिखते हैं ना बाबू, तो हम ऑलवेज क्वेश्चन का पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं, निकालना क्या है, समझ रहे हो, तब डेटा पढ़ते हैं दिया क्या है। लेकिन तुम नहीं करोगे, तुम पागल हो जाओगे फिर उसका, तुम नहीं करोगे, क्योंकि अभी मेरा तो एक ही सब्जेक्ट है ना, तो मेरा एक ही दो ही सब्जेक्ट है, तो हमको ठीक है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आंसर पे, समझ रहे हो। तुम दिक्कत होगा तुमको, तुम शुरू से पढ़ना, उल्टा मत पढ़ना, मतलब हमारे जैसे मत बनना। ऑलवेज हम पढ़ते हैं पहले निकालना क्या है, अच्छा ये निकालना है, फॉर्मूला आ जाएगा दिमाग में मेरे तुरंत, ये होगा ये होगा। अब पूछेंगे क्या क्या दिया, ये दिया है, फालतू का दिया हुआ है, अब आते हैं आंसर पे क्या है, इस तरह से। हाँ तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो गया है ना, एक ही चीज इतना दिन से करते करते, इसलिए। हाँ तो इसलिए तुम मत ये खेल खेलने लगना, नहीं तो फिर खेलते रह जाओगे। हो गया। अरे कितना स्लो लिखता है तुम लोग, पता नहीं चलता। स्लो लिखना भी बेटा आपके लिए ही हानिकारक है, बाद में मेंस में लिखेंगे ना दिक्कत होगी। राइटिंग स्पीड बढ़ाइए, ये जरूरी है, समझ रहे हो, बाद में दिक्कत होगा, आदत होगा धीरे धीरे लिखने का ना, तो बाद में उसे धीरे धीरे लिखते रहेगा। देखो उसका है तुरंत तुरंत मेंस लिख के बढ़ जाएगा। हाँ? और मेंस लिखने के चक्कर में सिर फोड़ लेगा, फोड़ा ना सिर तुम मेंस के चक्कर में, अच्छा पीटी के चक्कर में। हो गया। चल देखो, अब पर्पस बताओ मेरा क्या है पढ़ाने का, आगे क्या पढ़ना हम लोग को, जल्दी बोलो। हो गया। गए 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 भाई गए, हो गए, बोलना रही। चलो बोलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, इंपीडेंस निकालना पढ़ना है, ठीक है बेटा, हम लोग को पढ़ना है सिंक्रोनस इंपीडेंस निकालना। दूसरा कोई मेथड ही नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड है ना सर, सब में इतना ही है। कहाँ जा रहा है तू, हम क्या बोले थे तुमको, दिमाग खोल के बैठो अभी यार, कोई इजी नहीं है, कोनो मेथड इजी नहीं है, सब में वैसे ही, और कुछ ना कुछ डिफिकल्टी सब में है, देखते जाएंगे पता चलते जाएगा। हो गया। चलो हमको फाइंड करना है सिंक्रोनस इंपीडेंस। सिंक्रोनस इंपीडेंस निकालने के लिए हम लोग करते हैं टेस्टिंग, ठीक है, इंपीडेंस निकालने के लिए करते हैं टेस्टिंग। द टेस्टिंग इज नोन एज ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ट्रांसफार्मर में किए हो,
यस, इसके बीच में टेस्ट आता है, क्योंकि एक्चुअल में हमको फाइंड सिंक्रोनस इंपीडेंस करना है, और वो सिंक्रोनस इंपीडेंस निकलेगा कैसे? टेस्टिंग से निकलता है, इसलिए हम लोग जाते हैं टेस्टिंग पे। समझ में आ रहा? अच्छा, हेडिंग हो गया। अब हमको, अच्छा पर्पस क्या है मेरा? अरे काम क्या है हमको? सिंक्रोनस इंपीडेंस निकालना। और कैसे निकलेगा? अच्छा तुम ट्रांसफार्मर पढ़ के आओ, कैसे निकलता है इंपीडेंस? टेस्टिंग से। तो हम लोग किस पे जाते हैं अब? टेस्टिंग। हेडिंग हो गया, ओपन सर्किट टेस्ट, ओसी टेस्ट, जिसको बोलते हो ओसी टेस्ट, ओसी टेस्ट, और नो लोड टेस्ट, और नो लोड टेस्ट। ठीक है, अब बस सुनिए, आप हमको ऑलरेडी पता है कि नो लोड टेस्ट है, तो लोड तो है नहीं, लोड है नहीं। हम करते क्या है इसमें? हमारे पास ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, इसको रोटेट करा दिए किस स्पीड पे? रेटेड। यहां पे डीसी जो सप्लाई हमको देना देना ना, डीसी सप्लाई, VF डीसी फील्ड सप्लाई है ना, या VDC लिख लो, जो लिख लो, ये VDC। और यहाँ का करंट क्या होता है? फील्ड करंट। हम इस वाले वोल्टेज को कर रहे हैं वेरिएबल, किस वोल्टेज को? फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई दिया गया वो वेरिएबल है। जैसे ये बढ़ाओगे IF चेंज होगा, मतलब फील्ड करंट वेरिएबल। एक्चुअल में क्या वेरिएबल है? फील्ड करंट वेरिएबल। हमारे पास ये अल्टरनेटर है। अच्छा, एक्चुअल में बनाए थे हम थोड़ा सा, मान के चलो ये आपका 3 फेज अल्टरनेटर है, ठीक है बाबू, जो कि जनरली किस वाइंडिंग में कनेक्टेड होता है? स्टार में कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाया गया, मतलब उसको क्या छोड़ा गया है? ओपन सर्किट छोड़ा गया, ठीक है। तो यहां से जो करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हो? आर्मेचर करंट। और कितना होगा वो? 0। अच्छा, पर फेज जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको क्या बोलते हो? अरे पर फेज जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको क्या बोलते हो? ईएफ। मैक्सिमम को ईएफ कहते हो। अरे बता तो है ना, मैक्सिमम को ईएफ कहते हो, मिलेगा वो, यही मिलने वाला है, यही। हम यहाँ पे लगा दिए एक वोल्टमीटर, हम लगा दिए यहाँ पे एक वोल्टमीटर। ये जो वोल्टेज देगा वो देगा VOC, ठीक है यहां तक? VOC। तो ये बताओ, क्या VOC लाइन टू लाइन वोल्टेज, ओपन सर्किट लाइन टू लाइन वोल्टेज, हाँ या नहीं? VOC ओपन सर्किट लाइन टू लाइन वोल्टेज है ना? VOC क्या है? ओपन सर्किट लाइन टू लाइन वोल्टेज है। ओके, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा, इसको ले लेते हैं लाइन टू लाइन, ठीक है बाबू, VOC लाइन टू लाइन। हमको ग्राफ ड्रॉ करना है VOC फेज में, ग्राफ पर फेज में ड्रॉ होता है ना। अब हमको निकालना है VOC फेज, किसके बराबर होगा? VOC जो तुम लाइन निकाल रहे हो, VOC बार बार लिखना तो डिफिकल्ट होगा, VO ले लो, लाइन टू लाइन बार बार लिखना हमको। VO फेज लेना हमको, तो ये VO लाइन टू लाइन जो तुम ले रहे हो, डिवाइड बाई क्या कर दो? आईओ की लॉजिक उसमें कुछ है नहीं। हमको यहाँ पे कौन सा वोल्टेज देगा? ये लाइन टू लाइन वोल्टेज देगा। तो हमको क्या चाहिए? फेज चाहिए, तो हम क्या किए? इसको डिवाइड कर दिए। ओके, अब हम जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो VOC फेज वर्सेस फील्ड करंट के बीच में ड्रॉ करने वाले। VOC फील्ड, VOC। अच्छा, ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स तुम ड्रॉ करते हो डीसी मशीन में भी? बोले नहीं रहा, फील्ड वाइंडिंग को बढ़ा के सेपरेटली बना के करते नहीं वो ओपन सर्किट। अरे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स तुम फील्ड में करते हो, बस अंतर ये है कि यहाँ पे ये वाली कंसेप्ट आ जाती है, पर फेज वाला। समझ में आ रहा है? ये सेम तुम किए हुए हो कहाँ पे? डीसी जनरेटर में। यस और नो? फील्ड वाइंडिंग को बढ़ाते जा रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज देख रहे हैं, उसी उसको कहते हैं, जिसको OCC कहते हो, यहाँ भी OCC कहते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। याद आ गया? अब बताओ, वहां पे एक्चुअल में रेसिडुअल फ्लक्स का कांसेप्ट आता है, और ये तो एसी मशीन है, तो यहाँ रेसिडुअल फ्लक्स का कांसेप्ट नहीं आता। इसलिए इसका ग्राफ जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है, 0 से। अंतर यही है कि वहां पे रेसिडुअल आता है, यहाँ रेसिडुअल नहीं होता। ये ग्राफ कुछ इस नेचर का होगा, शुरू में लिनियर और बाद में सैचुरेट करेगा।
अब इसके बाद तुम कितना भी फील्ड करंट बढ़ाओ, ये फील्ड करंट बढ़ रहा है ना, तो ई में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हाँ एक्साइटेशन है डेफिनेटली, फील्ड करंट दिख तो रहा है यहाँ पे। ये तुम वोल्टेज बढ़ाओगे VDC, ये करंट बढ़ेगा, ये करंट बढ़ाते जाओ क्या होगा, फोर्स बढ़ते जाएगा। स्पीड तो उतना ही है फिक्स, स्पीड शुड बी NS ऑलवेज। फिक्स एन, हम लोग स्पीड के साथ खेलेंगे नहीं, वो ऑलवेज प्राइम मूवर का स्पीड है और वो कितना है NS है, उसके साथ नहीं खेलना, ये रेट लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये तुम बढ़ाते जाओगे वोल्टेज तो बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे तुम कितना भी बढ़ाओ क्या होगा, ये फिक्स हो गया। और इसी वोल्टेज को तुम क्या कहते हो, EF कहते हो। इसी वोल्टेज को क्या कहते हो, एक्साइटेशन वोल्टेज। ऑलरेडी तुमको ये पढ़ा थे, बता भी चुके थे, मैक्सिमम जो वोल्टेज यूनिट होगा उसी को ये पता है। अच्छा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या है अभी, दैट इज नोन एज OCC, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो पहले हमको तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए और चाहिए शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब शॉर्ट करके देखेंगे यहाँ पे। तो पहला क्या काम था हमको, OCC निकालना, हमने निकाल लिया OCC। ठीक है, यहाँ तक पहले इसको कॉपी करिए। वो वोल्टेज रेगुलेशन कहीं अंदर है, बट टेस्टिंग है वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर, इसलिए टेस्टिंग इंपीडेंस निकालना है। इंपीडेंस कैसे निकालोगे, टेस्टिंग से, इसलिए कर रहा है, उसी मेथड के अंदर है। हाँ, वे 4 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, जल्दी खींचो, खींचो जल्दी। खींचो मतलब क्या होता है, खाना, बिहार में एक बार बता देते, जयपुर में, राजस्थान में, तो खींचो, लपेटो, खींचो, हो गए। देखो तो इधर लिख दिया तुम लोग, मतलब ना, देखो 2 काम करो, या तो इसको स्लो कराओ या फिर तुम फास्ट हो, नहीं तो बेटा तुम आगे बढ़, तुम्ही को देखेंगे, लिख लिया मिटा देंगे। लिखो लिखो, आराम से लिखो, आराम से लिखो, मतलब ये नहीं होता कि आराम से लिखो, लिखो जल्दी, हो गया। हाँ सही से लिखो जल्दी, हो गया, लिखो। सबसे स्लो प्रोसेस उसका है, प्रोसेसर बेटा चेंज करो, i7 i9 पहुंच गया, अभी i3 पे लटके, हो गया। तो उसके कॉपी में देख, तू लिख मत, मिटा देंगे फिर करते रह। तुम अपना छोड़ो ना, उसका क्या है, वो अधूरा लिखे ना लिखे क्या ही प्रभाव पड़ता है। लिखिए, इन दिस मेथड, in this method a stator terminal is kept open circuited. In this method, या in this test लिखो, कुछ लिखो, in this method a stator terminal is kept open circuited, a stator terminal is kept open circuited, a stator terminal is kept open circuited, and field winding is excited by, and field winding is excited by, and field winding is excited by variable DC supply, variable DC supply, variable DC supply. Next point, rotor is rotate at synchronous speed, rotor is rotate at synchronous speed, rotor is rotate at synchronous speed,
rotor is rotate at synchronous speed. Next point, the open circuit terminal open circuit per phase voltage, open circuit per phase voltage, open circuit per phase voltage with respect to excitation, ब्रैकेट में फील्ड करें, ब्रैकेट में IF, with respect to IF, ब्रैकेट में IF हो गया, is called open circuit characteristics, ब्रैकेट में OCC, is called open circuit characteristics, in the bracket OCC. Short circuit test, name as SC test. बोल क्या करेंगे, क्या करेंगे, शॉर्ट कर दे, चलो इसको थिक कॉपर बार से शॉर्ट कर दिए, थिक मोटा, जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, टेस्ट उतना ही परफेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास थिक रेजिस्टेंस 0 चाहिए ना वहां पे, तो थिक कॉपर बार से हमने शॉर्ट कर दिया और इसमें एक लगा दिया आमीटर, ठीक है बेटा, आमीटर। सुनने यहाँ पे, अरे सुनो, अगर ये थिक शॉर्ट है, जब ये शॉर्ट है तो ये बड़ी ही कम वोल्टेज पर रेटेड करंट फ्लो करा देगा, बड़ी ही कम वोल्टेज पर रेटेड करंट फ्लो करेगा, यस और नो, ये तुमको पता है ऑलरेडी, क्योंकि कहीं पे भी हर जगह यही होता है कि जहां शॉर्ट होगा वो बड़ी कम ही वोल्टेज पे रेटेड करंट फ्लो करा देगा, सही बात है बेटा। हमको करना क्या है, अगेन फील्ड करंट में वेरिएशन करना है, तो जब वेरी करोगे तो वोल्टेज यहाँ वेरी करेगा और आपको उतना ही वेरी करना है कि क्या मिल जाए, रेटेड, ठीक है। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है तुमको कि सर बड़ी कम वोल्टेज पे ही ये रेटेड करंट दे देगा, इसका मतलब ये है कि ये मशीन सैचुरेशन में जाएगा ही नहीं, ये मशीन सैचुरेशन में कब जाएगा, जब बहुत ज्यादा फील्ड करंट होगा तब ना सैचुरेशन में जाएगा, यहां तो ये बड़ी कम ही पे रेटेड करंट दे देगा, हमको कहां तक लेके जाना है, रेटेड तक ना। तो ये जो आर्मेचर करंट है एट शॉर्ट सर्किट, इसको ISC बोल देते हैं, IASC, आर्मेचर करंट शॉर्ट सर्किट, ठीक है बेटा। जो शॉर्ट सर्किट का आर्मेचर करंट है, अगर इसके ग्राफ तुम यहां देखते हो इसका, तो बड़ी कम ही वोल्टेज पे दे देगा, तो अगर कम वोल्टेज देगा तो ग्राफ लिनियर होगा, बोल ही नहीं रहा, क्योंकि सैचुरेशन होगा ही नहीं, तो ये होगा तो वैसे ही सर, यानी कि अगर हम IASC का आर्मेचर करंट एट शॉर्ट सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड करंट कर्व देखते हैं, तो स्टार्ट होगा और ये कैसा होगा भाई बता दो, ये कैसा होगा, ये लिनियर होगा, क्यों नहीं हो रहा है ये, क्योंकि बड़ी कम वोल्टेज पे अचीव होगा और यहां सैचुरेशन नहीं, समझ में आ रहा है, यहां तक कॉपी करेंगे। अच्छा इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, SCC, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा हमारे लिए तो आसान होता है बनाना ना, मिटाते हैं बनाए थे, जल्दी खींचो। अच्छा एक्टिवेट हो गया, दिख रहा है, ग्राफ खींच रहा है बाबू सबसे पहले। बाबू जीतेगा नहीं फिर भी, तुम देखो पीछे बगल में बना दिया है बाबू ये। अच्छा दिखा तो साफ साफ लिखता है, कैसे लिखता है, लिख देता है, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, पेज हो गया,
हो गया भाई। देखो इन दिस टेस्ट, in this test, in this test, in this test, a stator terminal is short circuited. In this test, stator मतलब आर्मेचर, काट के क्या लिखा है आर्मेचर, स्टेटर मतलब नहीं जानता आर्मेचर है। In this test, a stator terminal armature terminal is short circuited by thick copper bar, by thick copper bar, by thick copper bar. Next point, by varying excitation, by varying excitation, short circuit armature current is measured. By varying excitation, short circuit armature current is measured. By varying excitation, short circuit armature current is measured by ammeter. By ammeter. Next point. Next, the plot between short circuit armature current, the plot between short circuit armature current and excitation, bracket में IF, short circuit armature current and excitation, bracket में IF, called short circuit characteristics, called short circuit characteristics, SCC, short circuit characteristics. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो इंपॉर्टेंट है, लिखो SCC is a linear characteristics. SCC is a linear characteristic. SCC is a linear characteristic because the rated armature current can flow, because rated armature current can flow by a very small armature voltage, by a very small armature voltage. चलो हो गया भाई, अरे बोलो ना रे। तो चलो हमने एससीसी एंड ओसीसी डालना सीख लिया, हम जो है एससीसी एंड ओसीसी डालना निकालना सीख गया कैसे निकलेगा। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ क्या क्या सिंक्रोनस इंपेडेंस जेडएस कैसे कैलकुलेट करना है ना। अच्छा ये तो किस टेस्ट किसके लिए किया गया, निकालने के लिए ना। हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस क्या था कि हमको जेडएस निकालना ताकि हम ईएफ निकाल लें और वोल्टेज निकाल लें। इसके लिए दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही साथ ड्रॉ किया जाता है। किस कैरेक्टरिस्टिक्स को, ओसीसी एंड एससीसी को, दोनों को एक ही साथ ड्रॉ करते हैं। अच्छा दोनों फील्ड के एक रिस्पेक्ट में, अरे दोनों फील्ड करंट के रिस्पेक्ट में है या नहीं, तो हमने यहां पे ले लिए आईएफ, ठीक है। इस एक्सिस पे ले लिए वीओ पर फेज, ठीक है, यहां पे ले लिए वीओ पर फेज, और इस एक्सिस पे ले लिए आईएएससी, दोनों एक साथ लिए हैं, समझ रहे हो यहां पे। अरे मतलब यहां पे आर्मेचर करंट भी फील्ड के रिस्पेक्ट में, अरे इस एक्सिस को इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, अरे बेटा इस एक्सिस को इधर भी बना सकते हो, इधर, उससे कोई मतलब नहीं है। अब समझो यहाँ पे ये ब्लू यूज करेंगे करंट के लिए, ब्लैक यूज कर रहा है वोल्टेज के लिए, और जब फालतू का चीज होगा वो रेड के लिए। तो बात यह है कि यहाँ जो ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, है ना, ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। आपकी जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है,
अरे बोलिए है या नहीं? शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से जो एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हो गया शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे हो ना? बीटेकवा में क्या किया है, पास इसी हो गया है, ग्राफ बना नहीं आता है। हमको दो चीज लेना था, अब इसको हम इधर ही रख दें, अब इस एक्सिस को यहां दिखाएं, हम यहां दिखाएं, क्या प्रभाव पड़ता है? दिखाने का तरीका अलग अलग दिखाते हैं इसको हम। अरे दोनों ग्राफ एक ही प्लॉट पे करना है, कैसे करेंगे बताओ? दो एक्सिस है ना ये, एक आर्मेचर करंट का एक्सिस है, अब इसको उठा के इसी पे रख दो, क्या ही प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। वही चीज है, ग्राफ में एक्सिस इधर दिखाओ इधर दिखाओ, नहीं पड़ता। इसलिए बोलते हैं ना कि बीटेक सही से किए करो। समझ में आ रहा? एक्चुअल बेटा ये दिखाना हमको दो एक्सिस एक साथ है, तो कैसे दिखाएंगे? एक इधर दिखा दिए, अब इसमें देखो तो फील्ड करंट जब जीरो है, तो यहाँ जीरो है, अरे फील्ड करंट जीरो था, आर्मेचर करंट जीरो, पॉइंट ये होगा, इधर दिखाया गया ये चीज। एक्सिस को यहां से एग्जिट करके यहाँ डेट सी ग्राफ ऐसे ही। ओके ठीक है, अब सुनो, ध्यान देना। थोड़ा सा इसको ना इलेबोरेट करना, उसको बढ़ा देते हैं। यहां से यहां तक है ना बाबू, यहां से यहां तक, ठीक है, यहीं से घूम गया थोड़ा सा और पहले से। देखो यहां से है ना, यहां से ये ग्राफ जो है लीनियर है, यहां तक ग्राफ लीनियर, दोनों ग्राफ लीनियर है, दोनों ग्राफ लीनियर, और इसके बाद सिचुएशन, ठीक है यहां तक? ओके फाइन। जो हमारा जेड होता है, जेड एस इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट। ये वोल्टेज बाय करंट का रेशियो लोगे तो इंपेडेंस ही मिलेगा ना तुमको। तो ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट को हम क्या कहते हैं? इंपेडेंस। बस समझ में आ रहा है? तो ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट इसको रेशियो कहते हैं इंपेडेंस। अब बताओ, अगर यहां और ये दोनों ग्राफ लीनियरली इंक्रीज कर रहे हो, ये भी लीनियर ये भी लीनियर, तो इनका जो रेशियो होगा वो तो कांस्टेंट होगा। बोलना है या नहीं? नहीं समझ में आया? अगर दो चीज, ये भी लीनियरली, ये मान के चलो ये भी किसी के प्रोपोर्शनल है, इस भी किसके प्रोपोर्शनल है, उसका रेशियो बेटा तो कांस्टेंट होगा ना। ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी लीनियरली बढ़ रहा है, ये भी लीनियरली बढ़ रहा है, तो इंपेडेंस क्या होगा? कांस्टेंट। यानी कि इस रीजन में जो भी इंपेडेंस हो, जो भी इंपेडेंस हो, इस रीजन में मेरा कांस्टेंट होगा यहां से यहां तक। बोलो है या नहीं? ये इंपेडेंस, ये इंपेडेंस का ग्राफ है। अरे कहीं ले लो, मैग्नीट्यूड से मतलब बना रहे हमको, यहां से लेके यहां तक इस रीजन में, ये लीनियर रीजन है, ये में कांस्टेंट होगा, ये चीज है। ऊपर लो नीचे लो मतलब नहीं है, कितना होगा उससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट होगा, इससे मतलब है। अरे बोल, समझ में आ रहा है? यहाँ तक नेक्स्ट बताओगे आराम से। इस पॉइंट के बाद करंट तो लिनियरली बढ़ेगा, वो तो सैचुरेट हुआ ही नहीं है, और ये सब सैचुरेट हो गया, ठीक है बेटा? यानी कि वोल्टेज अब सैचुरेट हो गया, करंट बढ़ते जा रहा है, इंपेडेंस कम होते जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं? इसके बाद इंपेडेंस घटना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो ये? बोलना है नहीं? सब रट्टा मार के रख ले, डायग्राम दिख गया वो। चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए। वो किताब में तो लिखा है, किताब में हम जो पढ़ा रहे हैं लिखा है, लिखा है, वो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये कांस्टेंट रहा, क्योंकि ये भी लिनियरली बढ़ रहा है, ये भी। इसके बाद क्या हुआ कि करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन वोल्टेज सैचुरेट करने लग गया, तो इंपेडेंस तो कम होता जाएगा। यस और नो? ये हो गया मेरा इंपेडेंस का ग्राफ, ये जेड का ग्राफ, जिसको हमको निकालना है, जिसको हमको निकालना है। अब एक जो क्वेश्चन पूछ रहे सो, ये पहले स्टेट रहा और फिर डाउन हो गया, ये पूरा जेड का ग्राफ है, ब्लू है ना, जेड है, पूरा जेड है ये। लेकिन बात यह है कि लिनियर रीजन में ये रहा। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे सो बताओ, इंपेडेंस लिनियर रीजन में ज्यादा होता है? बोलना रे हाँ या नहीं? अरे लिनियर रीजन में ज्यादा होता है, सैचुरेशन रीजन में कम होता है, ये तो सीख रहे हो यहाँ पे। गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि देखना यहां से, जेड अनसैचुरेटेड
इसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। जेड अनसैचुरेटेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जेड सैचुरेटेड। ये लाइन जो लिखते हैं ना, सोच सोच के देखिएगा, ये है बड़ी दमदार दमदार। तो समझ में आया, ये अनसैचुरेटेड ग्राफ सैचुरेट से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सो बताओ कि रेटेड आर्मेचर करंट कब फ्लो करेगा। रेटेड आर्मेचर करंट, आइए रेटेड कब फ्लो करेगा? अनसैचुरेटेड रीजन में। मेरा बात समझो क्या है, यानी कि डेफिनेटली बेटा रेटेड आर्मेचर करंट कहीं इससे पहले होगा, लीनियर में होगा। ये तो पढ़ा क्या है ना अभी, यानी कि यहाँ पे जो आपका करंट है ये मान के चलो आइए रेटेड, रेटेड आर्मेचर करंट, मतलब कि जो उसमें फ्लो करा सकते हो मैक्सिमम। ये सर यहाँ रेटेड आर्मेचर करंट आइए, समझ रहे हो ये? सर इसके बाद का आप ग्राफ बना दिए बेटा, पता है तुमको कि लीनियर ग्राफ होगा, आर्मेचर करंट का ग्राफ तुमको पता है कि, इसलिए हमने इस तरह बनाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ सुनोगे, ये जो करंट है डेट इज द रेटेड आर्मेचर करंट। ये किस रीजन में आया? किस रीजन में आया? अनसैचुरेटेड रीजन में। अब इसको हम नीचे किए, ये समथिंग एक फील्ड करंट मिला IF1, मान के चलो कोई फील्ड करंट है IF1, इस ये फील्ड करंट मिला, इसी फील्ड करंट पे तुम आगे बढ़ जाओ, इसी फील्ड करंट पे तुम आगे बढ़ जाओ। ये सब ग्राफिकल मेथड है, जेड निकालना, जेड को फाइंड करना ग्राफिकल मेथड। देख रहे हो ना, पूरा ग्राफिकल मेथड हम निकाले क्या है, ओ से CST, उससे ग्राफिकल मेथड से निकलता है। अब इसको हम आगे बढ़ाए, ये रेटेड आर्मेचर करंट लिए, ठीक है ना, यहाँ पे कोई होगा जो भी वैल्यू हो आर्मेचर करंट की हमने लिए, वो बढ़ा लिए यहाँ तक, इसे टच किया यहाँ पे इसको, एससी को, यहाँ से नीचे आ गए, फील्ड करंट मिल गया IF1, और उसको एक्सटेंड किए, हमको मिला ये वोल्टेज। इस वोल्टेज का नाम दे दिए हम VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये किसका वोल्टेज है, किसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है? इस रेटेड आर्मेचर करंट के करस्पॉन्डिंग है। अब देखो हमका रेशियो तो ये होता है मेरा, जेड तो ऑलवेज वोल्टेज में करंट होता है ना। अब बताओ यहाँ पे जो तुम्हारा जेडएस मिला वो किसके बराबर मिला? VOC बाई IA रेटेड। समझ में आ रहा बेटा? अरे कहां से वोल्टेज निकालोगे? तो अब इसी फील्ड, मीनिंग ये होगा इसका कि एक देखो, क्योंकि तुम फील्ड करंट वेरी करोगे तो वोल्टेज वेरी करेगा। तो एक गिवन फील्ड करंट पे जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है वही ना इंपीडेंस है। मान लो हम कोई फील्ड करंट दिए, उसमें वोल्टेज बना, उसमें करंट फ्लो हुआ, अब उनके रेशियो को इंपीडेंस कहेंगे, हाँ या नहीं? तो वही चीज है इस गिवन फील्ड करंट पे, किस फील्ड करंट पे? IF1 पे, इस गिवन फील्ड करंट पे, ये कौन सा फील्ड करंट है? रेटेड आर्मेचर करंट के लिए इस गिवन फील्ड करंट पे जो आपको वोल्टेज मिला उसको क्या बोल दिया आप? VOC, और उसी का रेशियो आपको क्या कहलाया? जेडएस कहलाया। ये जेडएस का बेटा एक्सिस था, यहां का जेडएस कितना होगा? ये होगा, ये बता रहे हैं आप। यहां से लेके यहां तक का जेडएस कितना होगा? ये होगा। बोल भी नहीं कर रहा। अरे भाई यहां से लेके यहां तक का जेडएस तुम कांस्टेंट रखे हो ना, सुना, तो हम यहां निकाले कहीं भी निकाले जेडएस तो सेम ही होगा। तो हम यहां निकाल रहे हैं लीनियर रीजन में, तो कितना होगा ये? समझ रहे हो यहां तक? ये हमको जेडएस मिल जाए। अब समझो, ये क्लियर हुआ यहां तक? जेडएस किसके बराबर होता है? एट IF1, दोनों किस पे? IF1 पे। ठीक है, खत्म हो गया, कहानी खत्म हो, पॉइंट में आता है। ठीक है, ये IF1। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे बताओ, क्या बेटा जो यहाँ तुम इंपीडेंस निकाले वो एक्चुअल इंपीडेंस से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक्चुअली मशीन इस रीजन में ऑपरेट होता है, सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कराया जाता है उसको। एक्चुअली EF निकालते हो ना, मैक्सिमम वोल्टेज, वो क्या होता है? वो सैचुरेशन का वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज होता है EF, है ना बेटा? ये वोल्टेज होता है EF। लेकिन तुम जेडएस कहां से निकाल रहे हो? अनसैचुरेटेड रीजन से, क्योंकि रेटेड करंट से ज्यादा तो हम करंट ले नहीं सकते, हमारे पास रेटेड से प्रैक्टिकली तो ले नहीं सकते ना, तो हम लोग कहां तक निकाले? आइए रेटेड तक। तो ये जो जेडएस मिला ये किस रीजन का मिला? ये एक्चुअली अनसैचुरेटेड रीजन का है। समझ रहे हो? अरे बोलो ना या नहीं? नहीं बोल रहा है। ये अनसैचुरेटेड रीजन का है ना भाई, सिचुएशन का नहीं है। जबकि मशीन किस में ऑपरेट होता है? सिचुएशन रीजन में। तो जो तुम यहां से इंपीडेंस निकालते हो वो एक्चुअली कम होता है, एक्चुअली ज्यादा होता है एक्चुअल वैल्यू से।
यानी कि जो कैलकुलेट करते हो यहाँ पे वो एक्चुअल, क्योंकि तुमको ऑलरेडी बता चुके थे, है ना, ये ज्यादा होता है। अगर इंपीडेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, इंडक्टेंस ज्यादा है, वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा आएगा, ईएफ की वैल्यू ज्यादा आएगी। इसलिए इसका नाम क्या है, पेसिमिस्टिक मेथड, निराशावादी। अब तुमसे क्या क्वेश्चन पूछे थे हम कि क्यों ज्यादा होता है, बोलो क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हम लोग जो इंपीडेंस निकालते हैं वो अनसैचुरेटेड रीजन में निकालते हैं। समझ में आ गया? ये अब तुमको पढ़ना क्या है, सुनो, ये तुमको कभी ये नहीं, ग्राफिकल अप्रोच नहीं आएगा, जो पॉइंट लिखवाएंगे वो आएगा, है ना। हम ये तो पढ़ा रहे थे कैसे निकाला जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ग्राफ क्या है, लीनियर रीजन में ज्यादा होता है, यानी सैचुरेशन में ज्यादा होता है, किसमें ज्यादा होता है, अनसैचुरेटेड में ज्यादा होता है, ये पता हम होना चाहिए, है ना। ये धीरे धीरे सैचुरेशन में जाओगे तो इंपीडेंस घटने जाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालना है इसको पता नहीं करना है, ये तुमको 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ लो क्या बोल रहे हैं? हाँ, मेंस में आएगा, मेंस में आएगा, फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन बाय ईएमएफ मेथड, तो तुमको ये करना पड़ेगा। उसकी ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पॉइंट दिया रखता है, इस फील्ड करंट पे इतना है, इस फील्ड करंट पे इतना, तुम ओसीसी ड्रॉ करोगे, उस तरह एससीसी दिया रहेगा। इस फील्ड करंट पे तो 2 ग्राफ को तुमको दिया रहेगा डेटा, और बोलेगा फाइंड करो क्या, वोल्टेज रेगुलेशन बाय मेथड ऑफ ईएमएफ। तो तुमको ये पूरा काम करना पड़ेगा। कैसे करोगे? ओसीसी ड्रॉ करोगे, एससीसी ड्रॉ करोगे, रेटेड आर्मेचर करंट लोगे, एक पॉइंट मिलेगा, उसको एक्सटेंड करोगे, वोल्टेज मिलेगा, इस वोल्टेज का और इस रेटेड करंट के रेशियो को क्या करोगे, इंपीडेंस कहोगे। और यहां से जब इंपीडेंस निकल जाएगा, खत्म नहीं होगा बेटा, अभी इस इंपीडेंस में, जेडएस में हमारे पास आर ए है और जे एक्सेस है ना, बोल में नहीं कर रहा है। तो आर ए कैसे निकालोगे, बाय डीसी टेस्ट, पढ़ाए हैं इंडक्शन मशीन में, हम लोग डीसी टेस्ट पढ़े हैं। डीसी टेस्ट से आर्मेचर की रेजिस्टेंस निकलेगी, और सेम सिमिलर वैसे ही ये भी वैसे ही है ना। तो स्टेटर की आर्मेचर रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, डीसी टेस्ट से, यानी कि आप आर ए फाइंड करेंगे किसके द्वारा, फाइंड बाय डीसी टेस्ट, ठीक है। और जब ये डीसी टेस्ट दे दोगे तब तुमको क्या निकल जाएगा, एक्सेस निकल जाएगा, एक्सेस इक्वल टू अंडर रूट जेडएस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आ गया ये? तब जाके तुम निकाल पाओगे यहां से वोल्टेज रेगुलेशन। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद क्या करोगे, निकाल लोगे तो बोलो क्या करोगे। अब ईएफ का फॉर्मूला तुमको पता है, बोल ही नहीं रहा, ईएफ का फॉर्मूला तुमको पता है, उसमें तो यही ना 2 डेटा नहीं पता था हमको, निकाल लिए इसको, जेडी से निकाल के आर ए डीसी से निकाल दिए। अब ये जैसे निकला हम कहां चल जाएंगे, अब उस इक्वेशन में, और वहां से ईएफ निकालेंगे और क्या निकाल लेंगे, वोल्टेज। फॉर्मूला तुमको पता है, अब बताने की जरूरत नहीं। यानी कि हमारा पर्पस क्या था, जेडएस और एक्सिस आरएस ये निकालना, ये निकल गया। समझ में आ रहा? कॉपी मारो। अच्छा, बबुआ समझ में ना आता है जल्दी ये किसी को, हम टीचर को नहीं आता है, तू तो बच्चा है अभी, निराशावादी है ये। सच बोल रहे हैं बाबू, ये टीचर को समझ नहीं आता है जल्दी, क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया। लिखना सब है, लिखना क्यों नहीं है, सबको लिखना सब है, वो जनरलाइज इक्वेशन लिखे हुए हैं। हाँ, मेन पॉइंट तो सारा लिखवा देंगे, टेंशन। अच्छा, तुमको इक्वेशन वाले में दिक्कत होती है, अच्छा डेरिवेशन वगैरह में, ये वाली ठीक है। देखते हैं कितना ग्राफ समझता है। सर ये, हाँ बोलिए। ये अगर मैं न्यूमेरिकल आता है, जैसे जेडएस निकालना है, ओपन सर्किट पर फेज दिया रहेगा, हाँ, अगर नहीं दिया रहेगा तो निकालोगे पर बाई रूट 3 करके, क्या ही करना, लाइन टू लाइन दिया रहेगा तो निकालो। हाँ, शॉर्ट सर्किट, और रेटेड आर्मेचर करंट दिया होगा, उससे जरूरत है, रेटेड आर्मेचर करंट, उसकी तो निकल ही जाएगी, उसकी पावर की रेटिंग दी होगी, वोल्टेज रेटिंग दी होगी, तो करंट रेटिंग नहीं निकलेगी। सर न्यूमेरिकल स्पेस का आता है या स्पेस का आता है? बेटा उस तरह आता है, उधर उधर। हाँ, देखो हमको केवी रेटिंग दी होगी अल्टरनेटर की, वोल्टेज रेटिंग दी होगी, तो क्या निकल जाएगा, आर्मेचर करंट निकल जाएगा। जब आर्मेचर करंट निकल जाएगा तुम उसके कोरस्पॉन्डिंग वीओसी निकालोगे एंड सो ऑन, आगे बढ़ोगे।
हो गए? क्या हुआ? जब तक है जान। आज तो हमको वोल्टेज रेगुलेशन खत्म करना था, तुम लोग खा गया मेरा आधा घंटा। दिन वाला सवेरे वाला है ना, चला गया वो सब मोटिवेशन में। चलो हो गए? हो गए भाई? अच्छा हाँ, तुम तो हो ही गए, हो गए रे भाई, लिखो जल्दी। पहला पॉइंट, unsaturated impedance, unsaturated synchronous impedance, unsaturated synchronous impedance is always greater than, unsaturated synchronous impedance is always greater than saturated impedance, is always greater than saturated impedance. Next point, look, in this method, impedance calculated is, unsaturated. In this method, impedance calculated is unsaturated, which is higher than saturated, Next point लिखना, hence voltage regulation calculated by this method, is more than actual value, called pessimistic method. बोलो स्पेलिंग, PERISTI ठीक बोल रहा है, MITICE, ठीक है, pessimistic method हो गया ना? ठीक है, लिख लो pessimistic, PESSIMITIC है ना, MITICE, CE होता है या C होता है मतलब, pessimistic, PESSIMISTIC, यही होता है सही, pessimistic method। गलती हो तो कोई बात नहीं है, वो स्पेलिंग से मतलब भावना पकड़ लेना। तो इसको बोलते हैं pessimistic method, है ना? आई होप कि समझ में हम लोग क्यों बोलते हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है बाबू। नेक्स्ट सबसे बड़ा यही है, हाँ, सबसे हाँ, वहीं से शुरू हुआ है, बीच में टेस्ट आया, फिर आगे उसी तरह दूसरे में भी होगा, उसमें भी बीच में टेस्ट आएगा, इसमें नहीं, इसके बाद वाला में जेडपीएफ में, उसमें भी जेडपीएफ टेस्ट आ जाता है बीच में। चलो देखते हैं, मिटा इसको, अरे बोलो ना, जो दूसरे वाला है वो इजी है, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। आज के लिए बस एक और है, एमएमएफ मेथड। अरे वो छोटा है इसलिए, बड़ा रहेगा तो हम खुद ही नहीं बोलेंगे। किसका बेटा? बता तो रहे हैं, तुम कहाँ है? दूसरा मेथड लो, एमएमएफ मेथड। एमएमएफ और
एम्पेयर टर्न्स मेथड। एम्पेयर टर्न्स मेथड, आई होप कि पता होगा एमएफ को एम्पेयर टर्न्स भी कहा जाता है ना। बोल ही नहीं रहा, एमएफ इक्वल टू एम्पेयर टर्न, याद आ गया, उसी को बोलते हैं एमएफ। चलो सुन, अच्छा सुन बेटा, यहाँ सुनो, अरे सुनो, जैसे नाम तुमको दिख रहा है कि एमएमएफ मेथड, एमएमएफ मेथड है ना, नाम दिख रहा है यहाँ से एमएमएफ मेथड, यानी कहने का मतलब ये है कि हमको अब डील करना है एमएमएफ वाइज, हमको डील करना है एमएमएफ वाइज, एमएमएफ वाइज डील करना है। एमएमएफ वाइज क्या है सर, एमएमएफ वाइज बताते हैं, आराम से बताते हैं, ध्यान देना और बढ़िया से सुनना। अच्छा यहाँ पे ये वोल्टेज की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, अरे हमारे तो काम आसान है ना, यस यू हैव टू ड्रॉ। चलो सुनो, सुनो क्या, ये रेटेड आर्मेचर करंट, इसका आप बढ़ाए, ये आपको मिल गया IF1, क्या मिला ये, फील्ड करंट, रेटेड फील्ड करंट, ये मिल गया। अब लॉजिक समझने ऐसा, हमारा निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, EF, अरे हमको वोल्टेज निकालना था, हमको वोल्टेज निकालना था, कैसे निकलेगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, EPH जिसको बोलते हो तुम, पर फेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तुमको। अब सुनो यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, समझो, देखना, ये रेटेड आर्मेचर करंट है यहां तक, इसका फील्ड करंट कितना हुआ, IF1 हुआ, IF1। ओपन सर्किट में तुमको तो VT पता होगा, टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, VT तो पता होगा, रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, तो हम क्या किए, उस रेटेड वोल्टेज को, ये VT है रेटेड वोल्टेज, ये तुमको कहां से पता चलेगा, नेम प्लेट से, हाँ, तो जितना वोल्टेज है OCC पे उतना वोल्टेज लिए और उसको हम कर दिए एक्सटेंड, ठीक है, मान के चलो ये वाली वोल्टेज थी वो, और इसको हम एक्सटेंड कर दिया, समझ रहे हो ना, ये किए एक्सटेंड, ठीक, जब एक्सटेंड करोगे तो OCC को कोई कट करेगा, उससे कट करके नीचे आ जाओ, वहां से नीचे आ जाओ, यहां से मिला तुमको IF2, IF, ठीक है यहां तक। अब क्या हो रहा है सर बताएंगे तुम, देखो हुआ क्या, हम क्या किए, ओपन सर्किट के समय जितने वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज लाने के लिए जो एमएमएफ की नीड थी उतना हमने निकाल लिया, एमएफ समझते हो ना, अच्छा फील्ड करंट निकल जाएगा तो एमएफ तो निकल जाएगा ना, बोल ही नहीं रहा, अरे फील्ड करंट निकाल लोगे, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करोगे रोटर की, क्या मिल जाएगा, एमएफ, वही चीज है यहाँ पे, हम निकालते एक्चुअल में फील्ड करंट है, लेकिन बोलते क्या है, एमएफ निकाल रहे हैं, क्योंकि फील्ड करंट प्रोपोर्शनल होता है एमएफ के, बोलो हाँ या नहीं, जितना ज्यादा फील्ड करंट होगा एमएफ उतना ज्यादा होगा ना, इसलिए हमको निकालना होता है एमएफ, निकालते किससे, ये पता चलेगा तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करोगे एमएफ निकल जाएगा ना, तो हम लोग निकालते फील्ड करंट एक्चुअल। अच्छा सुनो ध्यान से, पहले बताओ IF2 क्या है, IF2 क्या है, रेटेड वोल्टेज के लिए, टर्मिनल पे रेटेड वोल्टेज के लिए ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट में रेटेड वोल्टेज के लिए जो एमएफ लगेगा वो है, फील्ड करंट जो लगेगा वो है, यस ना, फील्ड करंट को या एमएफ को बात है। IF1 क्या है, शॉर्ट सर्किट के समय रेटेड करंट सर्किट करने में जो एमएफ लगा वो है, ठीक है यहां तक। अच्छा अब इसको इलुबरेट करेंगे, ध्यान देना, बहुत मजा आएगा, सुनोगे, देख बेटा इस पर देखना है क्योंकि ये जल्दी दिखेगा नहीं, अगर नो लोड है मतलब ओपन सर्किट है, अगर वो ओपन सर्किट है तो उसमें करंट जीरो है, करंट जीरो है, करंट जीरो है, यानी कि जो तुमको VT मिल रहा है इसको, अरे सुनो पहले, VT को निकालने के लिए जो तुम फील्ड करंट लगा रहे हो उसमें स्टेटर का ड्रॉप नहीं है, क्योंकि IA जीरो है तो स्टेटर का ड्रॉप नहीं है, ध्यान देना, यानी कि ये फील्ड करंट जो तुम लगा रहे हो ओपन सर्किट में VT निकालने के लिए उसमें स्टेटर का ड्रॉप नहीं है, सुनते जाना आराम से। शॉर्ट सर्किट के समय टर्मिनल वोल्टेज जीरो है, टर्मिनल वोल्टेज जीरो है, उस समय जो रेटेड करंट फॉलो कराने के लिए जो तुम फील्ड करंट निकाल रहे हो वो तो उतना ही वोल्टेज के लिए होगा जो ड्रॉप के बराबर होंगे ZS इंटू आई, बोलिए हाँ या नहीं। अरे शॉर्ट सर्किट के केस में कितना वोल्टेज होगा, जितना ड्रॉप होगा, रेटेड करंट फॉलो करा रहे हो यहाँ पे, हाँ या नहीं, और इंपीडेंस उसका होगा ना, तो यानी कि जब तुम शॉर्ट सर्किट के समय रेटेड करंट फ्लो कराते हो तो उससे बन रहा है जो एमएफ लगता है वो उतना ही होता है जो ये ड्रॉप है, बोलो हाँ या नहीं,
रिपीट कर दे फिर से हम, जो शॉर्ट सर्किट के समय जो तुम रेटेड करंट फ्लो करा रहे हो, इसके लिए कितना एमएफ लग रहा है, IF1। अब बताओ ये IF1 जो एमएफ लग रहा है वो वोल्टेज के लिए लग रहा होगा ना, वो कितना वोल्टेज बनाएगा, जितना ड्रॉप होगा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज 0 है तो उतना ही वोल्टेज चाहिए ना जितना ड्रॉप है। यस और नो? अब एक बात समझो, हमको VT के लिए यानी कि बिना ड्रॉप के लिए कितना एमएफ चाहिए, IF2, और ड्रॉप के लिए इतना एमएफ चाहिए, रेटेड ड्रॉप ये रेटेड है बोलना, रेटेड ड्रॉप के लिए इतना एमएफ चाहिए। अगर हम रेटेड लोड लगाएंगे तो हमको इतना ही ना एमएफ चाहिए, दोनों का ऐड करके, मतलब ड्रॉप को जो दे दे और टर्मिनल वोल्टेज दे दे, इसके लिए ये दे देता है, ये ड्रॉप के लिए इतना है, दोनों को ऐड करो, यही ना टोटल तुमको एमएफ चाहिए, बोलना या नहीं? और उस एमएफ से जो वोल्टेज बनेगा वही तो ईएफ होगा। लॉजिक फिर समझा देते हैं हम, फिर से सुनिएगा क्या है। आपने रेटेड वोल्टेज के लिए IF2 निकाल दिया, ये नो लोड का है, इस समय ड्रॉप नहीं है, तो हमको रेटेड टर्मिनल वोल्टेज के लिए कितना एमएफ चाहिए, इतना, विदाउट ड्रॉप। और ड्रॉप के लिए कितना चाहिए, इतना। अब इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा तुमको, ईएफ मिलेगा ना, ईएफ। इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा, ईएफ। इन दोनों को ऐड करोगे तो उतना एमएफ मिलेगा जो कोरस्पॉन्डिंग ईएफ देगा, बोलो हाँ या नहीं? बस यही है एमएफ मेथड, खत्म। कॉन्सेप्ट समझ गए, मतलब काम खत्म। अब ये समझ में आएगा भाई, फिर से लॉजिक समझा दें, क्लियर हो गया? देखो ओपन सर्किट में तुमको VT मिल गया, यानी कि बिना ड्रॉप के लिए कितना एमएफ चाहिए, बिना ड्रॉप का, अगर ड्रॉप नहीं होता तो कितना एमएफ में तुम टर्मिनल वोल्टेज ले लेते, वो IF2 में। और खाली ड्रॉप के लिए कितना एमएफ, IF1, खाली ड्रॉप के लिए, आइए क्योंकि शॉर्ट सर्किट समय खाली वही होगा ना, इसलिए रेटेड करंट भी है यहाँ पे, कितना एमएफ चाहिए तुमको, जितना चाहिए IF1। अब भाई नॉर्मल लोडिंग कंडीशन में तो लोड भी होता है, मतलब कि रेटेड टर्मिनल वोल्टेज चाहिए होता है और इंपेडेंस भी होता है, तो कितना एमएफ चाहिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा ना ये, इसलिए इन दोनों को ऐड करो, उससे जो एमएफ मिलेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकालो, वही वोल्टेज तुम्हारा ईएफ कहलाएगा। अब बताते हैं कैसे, ठीक है? यहाँ तो समझ में आ रहा, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे IF टोटल इज इक्वल टू, या IF रिजल्टेंट ले सकते हो, रिजल्टेंट IF इज इक्वल टू IF1 प्लस IF2, समझिए ये, ठीक है बेटा? वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये ऐड किए हम, निकालना तुमको नहीं जानना है बेटा, कैसे निकलते हैं पता हमको ना, आएगा ही नहीं तुमको, ये ऐड करना है रे, इसको ग्राफिकल मेथड है, ठीक है? यहां से जैसे तुम इन दोनों को ऐड करोगे, दिस प्लस दिस, एक वोल्टेज, एक तुमको मिलेगा यहाँ पे फील्ड करंट, ये हो गया IF रिजल्टेंट, समझ रहे हो? ये फील्ड करंट मिलेगा यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करो, कहां तक एक्सटेंड करोगे, OCC तक, वोल्टेज देता है OCC, बोला। और यहां से जो वोल्टेज तुमको मिला यही वोल्टेज कहलाया, खत्म, समझ में आया? यानी कि एमएफ में, अब सुनो, अब एमएफ मेथड में किया क्या गया, इसका नाम एमएफ मेथड क्यों एमएफ मेथड? क्योंकि बेटा सारे चीज को हम कहां से निकालते हैं, एमएफ से। VT के लिए एमएफ लेते हैं, बोला, ड्रॉप के लिए एमएफ लेते हैं, टोटल एमएफ निकालते हैं और उससे निकाल लेते हैं हम, समझ में आ गया यहाँ तक? तो इस वोल्टेज को दिया ये, क्लियर हो गया? समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया? चलो कॉपी मारो। नहीं बेटा ये अनस्टेबल में नहीं जाएगा, ये भाग जाएगा सैचुरेटेड में, ये देख रहे हो सैचुरेटेड तरफ भाग जा रहा है, ये तो यहाँ तक तो रेटेड होते हैं सैचुरेटेड, ये अनस्टेबल होता है, उससे ऊपर चला जाता है, ये ज्यादा चल जाता है। अच्छा इसका नाम ऑप्टिमिस्टिक मेथड क्यों, ये सुनो, इसका नाम ऑप्टिमिस्टिक मेथड क्यों है ना, ऑप्टिमिस्टिक मेथड, सुनो यहाँ पे क्यों, क्योंकि सुन बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, जब तुम इंडिविजुअल ले रहे हो, जब तुम इंडिविजुअल ले रहे हो, उस समय जो एमएफ लगता है उससे ज्यादा एक्चुअल में एमएफ लगता है जब हम पूरे मशीन को लोडिंग करते हैं, क्योंकि उस समय उसका सैचुरेशन भी काउंट होता है एक ही साथ। यहाँ तो सैचुरेशन काउंट नहीं ना हुआ ना, इधर सैचुरेशन काउंट हुआ ना इधर हुआ, यहाँ तो सैचुरेशन काउंट नहीं हुआ, समझ रहे हो मेरा बात क्या बोल रहे हैं? लेकिन जब एक्चुअल मशीन होगा उसमें तो सैचुरेशन काउंट होता है, इसलिए इससे जो एमएफ यहाँ तो तुम निकालते हो वो एक्चुअल एमएफ से कम होता है। अरे सैचुरेशन नहीं होगा तो कम होगा ना, एक्चुअल एमएफ से कम होता है, इसलिए जो उससे तुम वोल्टेज कोरस्पॉन्डिंग निकालते हो वो भी एक्चुअल वोल्टेज से कम होता है।
समझ में आया क्या बोले? हाँ यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या क्या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? हाँ नहीं, इसमें नहीं होता आइडेंटिफाई, सब में थोड़ा हो जाएगा, सब एक ही जैसा होगा। रिपीट कर रहे हैं फिर से। अच्छा ये तो तुमको समझ रहा है ना कि बेटा ये तो नो लोड के समय का है, ये है इस समय का। जब दोनों एक साथ लगाएंगे बेटा इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा एक्चुअली। एक्चुअल मशीन में अब देखो ये जब तुम निकाल रहे हो नो लोड पे है, क्या यहाँ पे कोई कॉपर लॉस है? ये जब निकाल रहे हो शॉर्ट सर्किट है, क्या यहाँ कोर लॉस है? वहां एक्चुअल में ऐड होंगे ना लॉसेस, रेटेड पे तो लॉसेस ऐड होंगे, तो एमएफ तो और ज्यादा लगेगा ना उसको। यहाँ तो लगा नहीं रहे ना ही हम यहाँ पे एमएफ ऐड कर रहे हैं लॉस वाला, है ना यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो वो तो बात ये है कि वो उसमें कम मिलेंगे वोल्टेज। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये ईएफ का जो वैल्यू है ना वो एक्चुअल से कम मिलेगा। सही समझ रहे हो ये? क्योंकि जो एमएफ जो ले रहे हो एक्चुअल में कम ले रहे हैं, इसलिए इसको ओपन ले लिया तो यहाँ कोई लॉस ही नहीं, यहाँ शॉर्ट ले लिया फिर भी कोई लॉस नहीं, यहाँ पे कोर लॉस खत्म हो गया, यहाँ कोर लॉस खत्म हो गया, यहाँ कॉपर लॉस खत्म हो गया, लेकिन दोनों लॉस तो एक बार आते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या है? तो दोनों लॉस जब एक बार आएंगे तो ज्यादा एमएफ लगेगा ना एक्चुअली। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे कौन लॉस काउंट नहीं हुआ, यहाँ पे कोर लॉस नहीं हुआ, लेकिन बेटा एक्चुअल में भीटी में कॉपर लॉस, एक्चुअल में जब भीटी निकल गई उसमें तो कॉपर और कोर दोनों होते हैं। यहाँ जब निकालते हो तो खाली यहाँ कॉपर हुआ, लेकिन एक्चुअल में कोर भी होता है, लेकिन वो तो काउंट नहीं हुआ, इसलिए एक्चुअल में एमएफ रिक्वायरमेंट यहाँ कम होती है, इसलिए यहाँ मेथड जो है ऑप्टिमिस्टिक मेथड। चलो कॉपी हो गया तो बोलो सुंदर सुंदर बनाओ। पहले ये बताओ कि इसको एमएफ मेथड क्यों कहा जाता है? कि सारे चीज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? उसके रिस्पेक्टिव एमएमएफ में कन्वर्ट करते हैं। समझ रहे हो? अरे लिखो जल्दी, कॉपी कॉपी करो, हमको जाना है, चल जाएंगे फिर। पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट लिख लो, बाद में कॉपी कर लो, ठीक है? देखो जगह छोड़ लेना, इसका तो बना ही लिया होगा ग्राफ। लिखो पॉइंट लिखो पहले। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड all the EMFs, all the EMF, all EMF मतलब VT, ये EMF है ना, all EMF और voltage are considered as their respective MMF, considered as their respective MMF, considered as their respective MMF, hence called MMF method, hence called MMF method, hence called MMF method. Next point, next point, the MMF calculated, the MMF calculated is less than actual MMF requirement. The MMF calculated is less than actual MMF requirement, less than actual MMF requirement. Hence voltage regulation, calculated by this method, hence voltage regulation is calculated by this method is less as compared to actual voltage regulation, is less as compared to actual voltage regulation, as compared to actual voltage regulation. Hence it's called optimistic method. Optimistic method, OPTIMISTIC, optimistic method. ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या? आशावादी, है ना? समझ में? अच्छा आशावादी क्यों कहते हैं इसको? देखो हमको वोल्टेज रेगुलेशन कम चाहिए होता है, समझ रहे हो? अरे हमको वोल्टेज रेगुलेशन कम चाहिए होता है, ज्यादा नहीं, इसलिए हमको आशा लाता है। मतलब ठीक समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? मतलब हमारे आशा पे उतरता है, इसलिए इसका नाम क्या है? खरा उतरता है, तो ऑप्टिमिस्टिक। क्लियर?
चलो दो मेथड